देश ही नहीं, दुनिया के लिए परेशानी का सबब, विश्व के लिए ये बड़ा खतरा। इससे निपटने के तरीके को लेकर मतभेद है। इसके कई चेहरे हैं। नक्सलवाद, माओवाद, उग्रवाद और खुद आतंकवाद, ये सभी अपने नापाक मकसद के साथ बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। आतंकवाद को खत्म करने के लिए देश में जागरूकता और एकजुटता बेहद जरूरी है। आतंकवाद जैसी भयावह बीमारी को जड़ से मिटाने की कोशिश जारी है, लेकिन सवाल यही है, हम इस समस्या से निजात पाने में कितने सफल हुए। इसी विषय पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम। अखबार पढ़ें या न्यूज चैनल देखें, हर दिन कहीं ना कहीं आतंकी हमले की खबर देखने सुनने को मिल ही जाती है। आखिर ये आतंकवाद है क्या? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में नजर दौड़ाएं, आतंकवाद का काला साया हर जगह किसी न किसी रूप में दिखाई दे ही जाता है। सवाल उठता है, आखिर इसकी शुरुआत क्यों हुई? धर्म की विचारधारा से या सांप्रदायिक विचारधारा से या सामाजिक असमानता से या फिर सत्ता के लालच से? अगर हम सिर्फ अपने देश की बात करें तो आतंकवाद का उदय उत्तर पूर्वी भारत में हुआ, जहां भारत को नागालैंड से अलग करने के लिए विद्रोहियों ने गोरिल्ला युद्ध शुरू किया था। संगठन का नाम था जाय फिजिकी नागा नेशनल काउंसिल थाई, जिसके बाद जल्द ही मणिपुर और मिजोरम में विश्वेश्वर सिंह की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, लालडेंगा की मिजोरम नेशनल फ्रंट के रूप में आतंकवाद ने अपनी पहचान पुख्ता करना शुरू की। इसके तकरीबन 20 सालों बाद पहली बार शहरी आतंकवाद का खुलासा हुआ, जब इन आतंकी संगठनों के महत्वपूर्ण ठिकानों को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने नेस्तनाबूद किया। इसके बाद आंशिक नियंत्रण पाने में सफल हुई देश की सरकार ने जनता की कठिनाइयों को नजदीक से समझा, फिर इसी आधार पर समझौता वार्ता के भी प्रयास किए, जिसके बाद कुछ हद तक इस इलाके से आतंकवाद का सफाया हो सका। पंजाब 80 के दशक में आतंकी दहशतगर्दी के लिए पहचाना जाने लगा, जहां पर आतंक का ग्राफ लगातार बढ़ता चला गया। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या भी यहाँ के आतंकवाद से जुड़ी हुई है। आतंकवाद की सबसे भयानक तस्वीर पंजाब में दिखाई दी। 1982 के आखिर से यहाँ हालात बिगड़ने शुरू हुए। इसके बाद आतंक का ग्राफ तो बढ़ता ही गया। आतंकी संगठनों ने जमकर दहशतगर्दी का खेल खेला। 1981 में 2 सिख नौजवानों का इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण कर लाहौर ले जाना। 1984 के आते आते तो आतंक इस हद तक बढ़ गया कि सरकार ने कुछ गंभीर कदम उठाए। इन्हीं कोशिशों का अंजाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को सेना ने मंदिर के अंदर जाकर निकाला और गिरफ्तार किया। स्वर्ग की सुंदरता और भारत का गौरव कश्मीर, जिसके बारे में कहा जाता था, जीवन में एक बार कश्मीर की सैर जिसने नहीं की उसका जीवन सार्थक नहीं हो सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर की सुंदरता को मानो ग्रहण लग गया, आतंक का ग्रहण। जब तक पख्तून कबीलों के हमले के बाद 1947 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराज हरि सिंह और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ समझौता हुआ, जिसमें भारत सरकार के सैन्य सहायता के बदले उसे भारत में मिलाने का समझौता हुआ। उसी समय पाक से लड़ाई के बाद कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। भारत से जुड़ा हुआ हिस्सा भारत का सूबा बना, दूसरा हिस्सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सटा हुआ था, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK के नाम से जानते हैं। यही POK पर पाकिस्तान की दोहरी नीति है, जो यहाँ के लोगों को दिखाता तो आज़ादी के सपने हैं, लेकिन मंशा कुछ और ही है। POK के प्रशासन पर सीधा दखल रखने वाले पाकिस्तान की असलियत अब किसी से छिपी नहीं है। यहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन, जमाते तुगला,
फ्रंट कश्मीर लिबरेशन जैसे आतंकी संगठन सक्रिय हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकवादी कैंप अब हमारी सेना के निशाने पर है, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत पाकिस्तान की समस्या अब विश्व मंच में है। इस विवादित मसले की गंभीरता देखते हुए चंद शब्दों में यही कहा जा सकता है, समस्या का समाधान दोनों देशों के प्रधानमंत्री, शीर्ष राजनेताओं के बीच बातचीत है, जिसकी संभावना आज के हालातों में कम ही दिखाई देती है। हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनकी जवाबी कार्रवाई ने आहत राष्ट्रीय स्वाभिमान पर थोड़ा ही सही कुछ मरहम तो लगाया है, लेकिन ये खास होते हुए भी इलाज नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इस मसले का हल कब और कैसे हो पाता है, ये भविष्य के गर्भ में है। कश्मीर का नाम आते ही कुछ आतंकी चेहरे और उनके संगठन नजर के सामने आ जाते हैं। ISIS, जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर, हाफिज मोहम्मद सईद, लश्कर ए तैयबा, ऐसे कई नाम जो बरबस ही रोंगटे खड़े कर देते हैं। इनमें आतंकवाद का सबसे खूंखार चेहरा इस्लामिक स्टेट है। इस्लामिक स्टेट की स्थापना अबू बकर अल-बगदादी ने की थी। उत्तरी इराक और पश्चिमी सीरिया पर कब्जा करके अपनी सरकार बनाई। ये संगठन बेहद ही बर्बर और हिंसक बन चुका है। इसमें ब्रिटिश मुस्लिम बहुत ज्यादा है। तहरीम तालिबान संगठन पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर आदिवासी क्षेत्रों पर अपना ठिकाना बनाया हुआ है। भारत से कश्मीर को अलग करने के लिए साल 2000 में अजहर मसूद ने पाकिस्तानी जिहादी संगठन जैश ए मोहम्मद का गठन किया था। आपको याद दिला दें, यह अजहर मसूद वही है जिसे दिसंबर 1999 में भारत सरकार ने अपहरित विमान इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों के बदले छोड़ दिया था। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा इस्लामी आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा, इसे हाफिज मोहम्मद सईद ने अफगानिस्तान से शुरू किया था। इसका मिशन कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाना है। मुंबई के 26/11 हमले में इसका हाथ होने की बात सामने आई है। कश्मीर की समस्या के साथ साथ एक समस्या और मुंह बाए हमारे सामने खड़ी, नक्सलवाद, जो कि दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है, जिसका हल राष्ट्रीय स्तर पर ढूंढे जाने की जरूरत है। हालांकि अब राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श किया जा रहा है। उम्मीद जल्द ही समस्या का समाधान खोज लिया जाएगा। प्रजातंत्र की बुनियाद पर खड़ी हमारी देश की खुशहाली में नक्सल समस्या एक काला धब्बा है। नक्सल विचारधारा लोकतंत्र का घोर विरोधी है। नक्सलवाद की शुरुआत यूं तो रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से बगावत की एक तस्वीर मानी जाती है, लेकिन धीरे धीरे नक्सल संगठन भी शोषण और आतंक का दूसरा नाम बन गए। वंचितों और गरीबों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर नक्सल संगठन योजनाबद्ध तरीके से सीधे साधे ग्रामीणों को फंसाकर नक्सली बना रहा है। आज देश जिस नक्सलवाद से जूझ रहा है, उसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में एक सशस्त्र आंदोलन को नक्सलबाड़ी से शुरू किया था, इसीलिए इसका नाम नक्सलवाद हो गया। चारू मजूमदार की 1972 में मौत हो गई थी, जबकि कानू सान्याल ने साल 2010 में फांसी लगाकर अपनी जान दी थी। इन दोनों में से चारू मजूमदार की मौत के बाद से ही, यानी साल 1967-1968 से ही नक्सलवादी आंदोलन भटक गया। हिंसा की बुनियाद पर खड़ा नक्सलवाद आंध्र प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार तक फैलता गया। नक्सलवाद जिन वंचितों, शोषितों के अधिकारों के लिए शुरू हुआ था, आज वो अपने उद्देश्यों पर कायम नहीं है। देश के कई राज्यों का प्रमुख समस्या बन चुका है नक्सली आतंक, और इसका शिकार ज्यादातर आदिवासी समुदाय ही किसी न किसी रूप में है। आज सरकार नक्सलियों को सामाजिक धारा में दोबारा मिलाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है।
मई 1991 एक होनहार नेता, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इसी आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। 21 मई श्रद्धांजलि स्वरूप राजीव गांधी बलिदान दिवस को आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिट्ठे आतंकवाद ने एक अलग तमिल देश बनाने का मंशा से संघर्ष शुरू किया था। श्रीलंकाई तमिलों के इस संगठन का ये अभियान एशिया का सबसे लंबा चलने वाला सशस्त्र संघर्ष था। लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स तमिल ईलम, ये एक अलगाववादी संगठन है। मई 1976 में संगठित हुआ और हिंसा की बुनियाद में अलगाववादी अभियान शुरू किया। लिट्टे की मंशा उत्तर और पूर्वी श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल राज्य की स्थापना करना थी। ये अभियान श्रीलंकाई नागरिक युद्ध, जो एशिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला सशस्त्र संघर्ष था। इस संगठन के साथ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम जुड़ा हुआ है, जिनकी हत्या लिट्टे के सदस्यों ने की थी। पूर्व प्रधानमंत्री ने पद संभालने के 3 साल के अंदर ही श्रीलंकाई गृह युद्ध खत्म करने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने के साथ एक शांति समझौता किया था। इसमें इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को लिट्टे और दूसरे तमिल आतंकियों के साथ हथियार डलवाकर शांति बहाल करानी थी, पर दांव उल्टा पड़ गया। लिट्टे ने समझौते की पीठ पर खंजर भोंक दिया। समझौते की शाम श्रीलंकाई नौसैनिक विजिता रोहाना ने बंदूक की बट राजीव गांधी पर दे मारी। इस हमले में राजीव गांधी बाल बाल बच गए। साफ था, समझौते ने श्रीलंकाई तमिलों में राजीव गांधी के प्रति नफरत भर दी थी। इसी दौरान 1988 में राजीव गांधी ने मालदीव में तमिल संगठन PLOTE की तख्तापलट कोशिशों को नाकाम करवा दिया, जिसके लिए भारतीय सेना श्रीलंका भेजी गई। नतीजा सामने है। श्रीलंका से इंडियन पीस कीपिंग फोर्स की 1990 में पूरी वापसी के तुरंत बाद लिट्टे के प्रभाकरण ने श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी की मानव बम से हत्या करवा दी। इसी के साथ दुनिया पहली बार आत्मघाती दस्ते से परिचित हुई, जिसका शिकार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुए। कहते हैं कभी कभी इतिहास वर्तमान के कानों में फुसफुसाकर बताता है कि अतीत की घटनाओं का असर किस तरह भविष्य पर पड़ने जा रहा है। अब ये तो वर्तमान पर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला करता है और भविष्य के लिए क्या तैयार करता है। आज और कल की भलाई के लिए अच्छा यही है संभल जाए, ताकि दुनिया की खूबसूरती निखरती रहे, बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य सौंप सके, दुनिया भर से आतंकवाद का खात्मा हो, चैन और सुकून का आलम कायम हो। इसी दुआ के साथ हमें विदा दीजिए।